चलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमें अर्थिंग के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए या इसका दैनिक जीवन में महत्व क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, इसको बेटा बोला जाता है भू संपर्क की अवधारणा, यानी किसी वस्तु को भू संपर्कित किस प्रकार से किया जाना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसको आपने बोला भू संपर्क की अवधारणा। भू संपर्क की अवधारणा कि किसी वस्तु को आप भू संपर्कित किस प्रकार से करते हो। ठीक है, भू संपर्कित करने के लिए क्या होगा। ठीक है, आप बेटा किसी भी वस्तु को भू संपर्कित कर सकते हो, चाहे वो धनावेशित हो या फिर वो ऋणावेशित हो। ठीक है, अब देखो बेटा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका संकेत क्या होता है, भू संपर्क का संकेत क्या है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को भू संपर्कित करना हो तो उसका सिंबल होता है बेटा कुछ इस प्रकार से बनाना होता है आपको। ये बेटा भू संपर्कित करने का सिंबल होता है। अब हमें बात करनी है कि भू संपर्कित हम ये बताना क्यों करते हैं, क्या किसी वस्तु को भू संपर्कित क्यों करते हैं। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, भू संपर्कित करने का उद्देश्य कि आप किसी वस्तु को भू संपर्कित क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप किसी भी वस्तु को भू संपर्कित उदासीन बनाने के लिए कर रहे हो, फॉर न्यूट्रलाइजिंग। ठीक है, ये किया जाता है बेटा कि किसी भी वस्तु को उदासीन बनाने के लिए, उदासीन बनाने के लिए। अब बेटा कोई वस्तु उदासीन बनेगी तो क्या होगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो जब भी भू संपर्क की अवधारणा आती है तो उस भू संपर्क की अवधारणा में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या तो धनात्मक वस्तु से होगा या ऋणात्मक वस्तु से होगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से संपर्कित करने की विधि भू संपर्क कहलाती है। आ रही है बात समझ में। तो देखो बेटा, किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से संपर्कित करने की विधि भू संपर्क कहलाती है। भू संपर्क कहलाती है। तो बेटा भू संपर्क कर रहे हो तो अब वो आवेशित वस्तु दो प्रकार की हो सकती है, एक तो धनावेशित वस्तु हो सकती है और एक ऋणावेशित वस्तु हो सकती है। अब अपन बात कर रहे हैं कि धनावेशित वस्तु को जोड़ेंगे तो क्या होगा और ऋणावेशित वस्तु को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो चलो बात करते हैं बेटा फर्स्ट कंसेप्ट इसका कि धनावेशित वस्तु का भू संपर्क। धनावेशित वस्तु का भू संपर्क अर्थिंग ऑफ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। अर्थिंग ऑफ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट कि किसी भी धनावेशित वस्तु को भू संपर्कित करने पे क्या होगा। चलो बेटा बात करते हैं। ये आप लोगों ने सपोज किया कि ये कोई भी धनावेशित वस्तु है। अब ये धनावेशित वस्तु है तो उस पे आप लोगों ने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। इस धनावेशित वस्तु के पास में पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार से आपने इसको रिप्रेजेंट किया। अब आपको क्या करना है बेटा, इसे भू संपर्कित करना है। भू संपर्कित करना है तो मतलब इसको आप अर्थ के साथ में कनेक्ट कर दो। ये अर्थ के साथ में आपने इसको कनेक्ट किया यानी जोड़ दिया, ये बेटा भू संपर्कित हो गई। लेकिन अब इस भू संपर्क में होता क्या है, भू संपर्क में होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है बेटा, अब सुनो बेटा ध्यान से कि पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। अगर पृथ्वी का विभव 0 है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्या इलेक्ट्रॉन का
स्थानांतरण निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां होता है बेटा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करने चाहिए? अर्थ से धनावेशित वस्तु में मूव करने चाहिए। और यही क्वेश्चन बेटा पीएमटी में पूछा हुआ है 2002 में। आ रही बात समझ में? तो क्या पूछा है कि जब आप किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से भूसंपर्कित करते हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धनावेशित वस्तु की ओर गतिशील होंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा? जब कोई धनावेशित वस्तु भूसंपर्कित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धनावेशित वस्तु की ओर गतिशील होते हैं। देखिए बेटा, जब कोई धनावेशित वस्तु भूसंपर्कित की जाती है, भूसंपर्कित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गतिशील हो रहे हैं बेटा? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धनावेशित वस्तु की ओर गतिशील होते हैं। धनावेशित वस्तु की ओर गतिशील होते हैं। आगे की बात समझ में बेटा? ठीक है, तो आपने इसमें क्या सीखा कंसेप्ट में? अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग का संकेत बेटा कुछ इस प्रकार का होता है। अर्थिंग क्यों करते हैं या अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या है? किसी भी वस्तु को उदासीन बनाने के लिए अर्थिंग की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से संपर्कित करने की विधि को भूसंपर्क कहते हैं। तो आवेशित वस्तु दो प्रकार की, धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु। आप क्या कर रहे हो बेटा? धनावेशित वस्तु का भूसंपर्क कर रहे हो। तो जब भी भूसंपर्क होगा तो आपको उस ऑब्जेक्ट को या वस्तु को अर्थ से जोड़ देना है। अब देखो बेटा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये अर्थ है, तो अर्थ का पोटेंशियल यानी विभव 0 मान लेना है। अर्थ का पोटेंशियल 0 मानोगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, तो जब कोई धनावेशित वस्तु भूसंपर्कित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धनावेशित वस्तु की ओर गतिशील होते हैं। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। हुआ बेटा? चलो अब बात करते हैं बेटा, नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, उस नेगेटिव ऑब्जेक्ट को भूसंपर्कित किस प्रकार से करना है? क्या नेगेटिव ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से भूसंपर्कित करना है? चलो देखते हैं बेटा। और बेटा साथ के साथ में है ना नोट कीजिए। ठीक है, देखो सेकंड है ऋणावेशित वस्तु को भूसंपर्कित करना। ऋणावेशित वस्तु को भूसंपर्कित करना। ठीक है बेटा, आप लोगों ने क्या माना कि कोई भी एक ऋणावेशित वस्तु मान ली तो उस ऋणावेशित वस्तु के पास में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज एक्सेस में होगा, यानी उसके पास में पूर्णतः नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब आप उस वस्तु को अर्थ से क्या कर रहे हो बेटा? ज्वाइंट कर रहे हो। किस माध्यम से? भूसंपर्क माध्यम से आप उसको अर्थ के साथ में ज्वाइंट कर रहे हो। तो देखो बेटा, ये आपने वस्तु मान ली, इस वस्तु के ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। ये इस वस्तु के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब आप लोगों ने क्या किया? इस वस्तु को अर्थ के साथ में कनेक्ट कर दिया। इस वस्तु को अर्थ के साथ में कनेक्ट कर दिया। बेटा ये ध्यान से सुनते चलना, ये अर्थिंग का सिंबल होता है बेटा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि अर्थ का पोटेंशियल बेटा 0 मानना है, तो नेगेटिव वैल्यू तो 0 से छोटी होती है बेटा, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां होता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होंगे? ऋणावेशित वस्तु से पृथ्वी की ओर। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप कि जब ऋणावेशित वस्तु को भूसंपर्कित किया जाता है तो भूसंपर्कित किया
जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऋणावेशित वस्तु से पृथ्वी की ओर होता है। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो ये था आपके पास में कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। आपने पॉजिटिव चार्ज का यानी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का भी अर्थिंग किया और नेगेटिव ऑब्जेक्ट का भी अर्थिंग किया। नोट कीजिए बेटा। चलो देखते हैं बेटा आगे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आवेशन की विधियां मेथड ऑफ चार्जिंग यानी किसी वस्तु को किस प्रकार से या किन किन माध्यमों के द्वारा आवेशित किया जा सकता है, यानी किसी उदासीन वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, इसको बोला जाता है बेटा आवेशन की विधि। ठीक है, आवेशन की बेटा हमें 5 प्रकार की विधियां पढ़नी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली 3 विधियां हैं। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं आवेशन का मतलब क्या है। पहला पॉइंट कि आवेशन का मतलब क्या है, आवेशन से तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस। ठीक, तो देखो बेटा बात की जा रही है कि किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की विधि आवेशन कहलाती है। ठीक है, और ये विधियां बेटा 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनके अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं कि इनके टाइप्स कौन कौन से होंगे, इन टाइप्स के लिए बेटा बात करनी है। तो बेटा फर्स्टली टाइप्स आता है घर्षण यानी घर्षण द्वारा, बाई फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा है बेटा आपके पास में संपर्क द्वारा, बाई कांटेक्ट। और तीसरा है बेटा किसके द्वारा, बोलो। ठीक है, प्रेरण द्वारा, बाई इंडक्शन। अब सुनो बेटा, फोर्थ है बेटा कौन सा, तापायन। क्या? तापायन। ठीक, बाई थर्मल आयोनाइजेशन, और बेटा फिफ्थ आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हो। पता है, क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, और बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, ये बेटा 5 मेथड होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। लेकिन बेटा अपन यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि अपने बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास में ओनली स्टार्टिंग के 3 मेथड पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है बेटा घर्षण के द्वारा आवेशन किया जा सकता है, संपर्क विधि द्वारा आवेशन किया जा सकता है, और इंडक्शन द्वारा आवेशन
किया जा सकता है। ठीक है, नोट कीजिए बेटा ये। हुआ बेटा नोट? चलो अब अपन इन तीनों मेथड्स के लिए बात करते हैं कि इन तीनों मेथड्स में होता क्या है। ठीक है, देखो बेटा, बेटा फर्स्ट वाला है कि बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के द्वारा आप किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हो। देखो कि बेटा फ्रिक्शन में क्या होता है कि फ्रिक्शन के लिए बात करेंगे तो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट विद रबिंग, यानी जब भी बेटा फ्रिक्शन मेथड काम में लोगे तो क्या होगा बेटा, कांटेक्ट विद रबिंग, यानी दोनों वस्तुएं संपर्कित भी होंगी और उनके मध्य फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, यानी संपर्क भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा, तब जाके उनमें आवेश बनेगा, तब जाके उनमें आवेश बनेगा। बात करते हैं बेटा संपर्क विधि। संपर्क विधि में क्या होगा, बाई कांटेक्ट होगा लेकिन रबिंग नहीं होगा। क्या संपर्क विधि में क्या करना बेटा, ऑब्जेक्ट के लिए मेटेलिक हो, क्या होंगे दोनों ऑब्जेक्ट मेटेलिक होंगे, इतना मानो। ठीक है, धात्विक होंगे, उनका क्या करना है बेटा, कांटेक्ट करना है लेकिन उनका रबिंग नहीं करना। ठीक है, तो क्या बोलोगे, कांटेक्ट विदाउट रबिंग, कांटेक्ट विदाउट रबिंग, बिना रगड़े हुए संपर्क करना, वो होता है बेटा संपर्क द्वारा फ्रिक्शन, संपर्क द्वारा चार्जिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, कांटेक्ट विदाउट रबिंग, कांटेक्ट विदाउट रबिंग। अब बेटा इंडक्शन के लिए बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बेटा ना तो इसमें कांटेक्ट होगा और ना ही इसमें रबिंग होगा। क्या, ना तो इसमें कांटेक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स का और ना ही रबिंग होता है, तो क्या बोलोगे, नाइदर कांटेक्ट नॉर रबिंग, यानी जब भी आपको इंडक्शन मेथड द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना हो तो ना तो आप उस वस्तु को संपर्क में लाओगे और जब संपर्क में नहीं आएगी तो उनके बीच में रबिंग होने की तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, नाइदर कांटेक्ट नॉर रबिंग, ना तो उनमें संपर्क होगा ना उनमें रबिंग होगा। अब बेटा अपन एक एक मेथड के लिए बात करते हैं, क्या कि फ्रिक्शन के द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है। पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे, उसके बाद में बेटा पढ़ना है कि संपर्क विधि द्वारा आवेशन किस प्रकार से होगा और लास्ट में पढ़ना है कि इंडक्शन द्वारा आवेशन किस प्रकार से होगा। चलो बेटा बात करते हैं। देखते हैं यहां पे बेटा, फर्स्ट पॉइंट है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, कि घर्षण के द्वारा आप आवेशन किस प्रकार से कर सकते हो, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना कि जब भी फ्रिक्शन मेथड आवेशन के लिए काम में लोगे तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट नॉन मेटल होना चाहिए, यानी अधातु होनी चाहिए। पहली शर्त याद रखना कि जब भी फ्रिक्शन मेथड काम में लोगे तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट नॉन मेटल होना चाहिए, यानी अधात्विक होना चाहिए। कंफर्म बात है बेटा ये, अगर एक ऑब्जेक्ट नॉन मेटल नहीं होगा तो ये मेथड काम ही नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? तो देखो कि आपको जब भी ये मेथड काम में लेना है तो क्या होगा बेटा कि सबसे पहले पॉइंट सुनिए कि इस विधि में एक वस्तु का अधात्विक होना आवश्यक है,
यानी कम से कम एक ऑब्जेक्ट नॉन मेटल होना चाहिए, उसके बाद में ही ये मेथड काम करता है, अदरवाइज ये मेथड कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, देखो बेटा इस मेथड में क्या किया आपने, आपने बेटा सपोज किया कि आपके पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, अभी वो उदासीन है, और दोनों का आपने क्या किया, रबिंग किया, ऐसे उन दोनों को रब किया। तो बेटा रबिंग से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी तो दोनों वस्तुओं के मध्य में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की वजह से ही वस्तुओं में आवेशन होता है। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की वजह से ही वस्तुओं में आवेशन होता है। तो आवेशन होने की मेन वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक आवेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आवेशन का मुख्य कारण है, तो आवेशन का मुख्य कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो देखिए कि जब दो उदासीन वस्तुएं, अब इन उदासीन वस्तुओं में एक वस्तु नॉन मेटल होनी चाहिए, अधात्विक होनी चाहिए, एक दूसरे से घर्षित होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर रख दी जाती हैं, घर्षित होती हैं। तो घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। अब बेटा ध्यान से सुनो कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो उसमें चार्ज बना, पक्का। अब ये देखो कि ये किस प्रकार से काम करता है। आपने सपोज किया बेटा, ये आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना, और ये ऑब्जेक्ट है बेटा आपके पास में कोई बी ऑब्जेक्ट। अभी ये उदासीन है, उदासीन होने का मतलब क्या है बेटा कि ऑब्जेक्ट पे जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो वस्तु उदासीन होती है। ठीक है, मैंने सपोज किया बेटा ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। वस्तु ए के पास में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये वस्तु अभी उदासीन है और ये वस्तु बी है। इस वस्तु बी के पास भी कुछ इसी प्रकार से कहानी है, और यही कहानी वस्तु बी के लिए क्या है कि वस्तु बी के पास में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को संपर्कित किया और एक दूसरे के ऊपर रबिंग करवाई। क्या, संपर्कित करके एक दूसरे के ऊपर रबिंग करवाई। अब बेटा ये देखो कि इन दोनों वस्तुओं को यहां से संपर्कित कर दिया, इन दोनों वस्तुओं को यहां से संपर्कित कर दिया। अब ये देखो ये संपर्कित कर रहे हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बेटा देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या, दोनों के कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। ठीक है, अब इस वाले के लिए भी क्या है, अभी ये न्यूट्रल है, नीचे वाला भी, अगर नीचे वाली बॉडी भी न्यूट्रल है, ये ए और ये बी, ये भी अभी न्यूट्रल है। अब क्या हुआ बेटा, फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। तो यहां से बेटा ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। कितनी पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। तो देखो कि पहली पॉसिबिलिटी बनी इलेक्ट्रॉन का त्याग,
इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पर धनावेश बनता है। ये चीज मैं आप लोगों को बेटा मैं पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। इस पे क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बन गया है पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को उपभोग करती है यानी एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनने वाला है। और इस वस्तु के ऊपर आप लोगों ने मान लिया कि इस वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये इस वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, मान लिया कुछ इस प्रकार से। ये वस्तु बी है। अब देखो बेटा काम की बात सुनना कि जो वस्तु धनावेशित होती है उसके पास सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जबकि जो वस्तु ऋणावेशित होती है उस ऋणावेशित वस्तु के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये आपने माना ये वस्तु कैसी है, धनावेशित वस्तु है, और धनावेशित वस्तु के पास में क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जबकि ये वस्तु बी है, इस वस्तु बी के पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्योंकि ऋणावेशित वस्तु के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इस ऋणावेशित वस्तु के पास में क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये होता है बेटा आपका आवेशन, किसके द्वारा, बाय फ्रिक्शन। ठीक है, क्या करना होता है, आपको दो ऑब्जेक्ट काम में लेने, उन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक कैसा होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए यानी अधात्विक प्रकृति का होना चाहिए। क्या कि घर्षण में जो वस्तु काम आएगी ना उसमें कम से कम एक वस्तु कैसी होनी चाहिए, अधात्विक होनी चाहिए। अब आपने क्या किया, इनको बाय फ्रिक्शन किया तो क्या बना, हीट प्रोड्यूस हुई, और उस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो उन वस्तुओं से या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या फिर उपभोग होगा। जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। यानी धनावेशित वस्तु के पास में तो बेटा क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जबकि ऋणावेशित वस्तु के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। नोट कीजिए बेटा फटाफट से। करो बेटा फटाफट से नोट करो। चलो अब बेटा बात करते हैं कि सर आपने ये मेथड तो समझा दिया, लेकिन इसके एग्जांपल तो बताइए कि कौन कौन से एग्जांपल होंगे बाय फ्रिक्शन। तुमने देखा होगा, जैसे आप लोग छोटे बच्चे थे तो बेटा क्या करते थे, लिया मतलब कंघा लिया और बालों में रब किया, सूखे बालों में रब किया, और उसके बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले गए। तो वो क्या करता था बेटा, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता था। वो भी क्या है, और आप लोग क्या बोल देते थे उसे कि भाई जादू हो गया। अरे जादू वगैरह कुछ नहीं हुआ, वो सब क्या था, आवेशन था, चार्जिंग था। किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। ठीक है, जब हम छोटे बच्चे थे तो बेटा हम यही समझते थे कि नहीं जादू हो गया, और फिर क्या करते थे, वो देखा होगा कि ऐसे दो ये लिए स्टिक्स लिए छड़ी ली, उनके बीच में बेटा क्या डालते थे, मिट्टी डालते थे और बोलते थे कि सर अब इन्हें उठा के खींचो, देखो हमें जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन हो गया। भाई चार्जिंग से अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उस वजह से हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ा। तो चलो अपन उन एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में, क्या हम एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में। तो देखिए बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में ग्लास, कांच और रेशम, ग्लास एंड सिल्क। ठीक है, यानी कांच और रेशम। जब कांच को रेशम के साथ में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, क्या जब कांच को रेशम के साथ में रगड़ा जाएगा तो क्या होगा बेटा, रगड़ने की जब भी बात आए तो रगड़ने में क्या समझोगे, फ्रिक्शन हो रहा है। क्या रगड़ने में क्या समझना है बेटा, फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा कि आप लोगों को कैसे याद रखना है, G पॉजिटिव और S नेगेटिव। क्या जब भी कांच और रेशम का कॉम्बिनेशन आए तो G पॉजिटिव और S नेगेटिव। अब बेटा यहां से आप क्या बताओगे कि जब ये बेटा आपने मान लिया कि कोई ग्लास की छड़ है, ये ग्लास की छड़ है, और इस ग्लास की छड़ के
पास में ये कोई रेशम का कपड़ा पड़ा हुआ है, ये रेशम का कपड़ा पड़ा हुआ है, जानते हो ना। चलो रेशम का रुमाल मान लो तैयार बेटा, ठीक है। कपड़ा तो क्या मानोगे कि रेशम के रुमाल को किसी कांच पे ले जाके रगड़ दिया, ठीक है। तो देखो बेटा, ये है बेटा रेशम और ये है बेटा कांच। अब आपने क्या किया, इन दोनों का फ्रिक्शन करवाया। तो फ्रिक्शन करवाया तो बेटा घर्षण के द्वारा इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो एक वस्तु तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या बेटा, जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस पर तो धनावेश बन जाता है, जबकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पे ऋणावेश आ जाता है। तो बेटा कांच तो क्या है, जिसे, तो देखो इसमें क्या हुआ कि ये तो बेटा कांच हुआ और कांच पे क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज बन गया। कांच पे क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज बन गया। जबकि ये है बेटा रेशम का रुमाल, ठीक है। इस रेशम के रुमाल में क्या हो रहा है बेटा, इस रेशम के रुमाल में नेगेटिव चार्ज बन गया। क्या बन गया बेटा, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब इस पे नेगेटिव चार्ज बन गया तो क्या हुआ कि कांच की छड़ तो कैसी हो गई बेटा, धनावेशित हो गई, और रेशम का रुमाल कैसा हो गया बेटा, ऋणावेशित हो गया। क्या हो गया बेटा, ऋणावेशित हो गया। आगे बात समझ में। तो क्या हुआ कि जब कांच की छड़ व रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है जबकि रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ये तो क्या कर रही है बेटा, कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। ये था बेटा आपका फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। यानी फ्रिक्शन का फर्स्ट एग्जांपल में क्या होता है, यानी बोर्ड में बेटा पूछ लिया जाता है कि जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो किस पर धनावेश बनता है या किस पर नेगेटिव चार्ज बनता है, या किस से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या किस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या बताना है बेटा आप लोगों को कि जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पे धनावेश बनता है और रेशम की छड़ और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश बनता है। यानी कांच की छड़ तो क्या कर रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, जबकि रेशम का रुमाल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। आगे बात समझ में। चलो बेटा सेकंड देखते हैं कि सेकंड केसेस के लिए, चलो ये तो बनाओ फटाफट से, बनाया देखो। सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए बात करते हैं बेटा। सेकंड कॉम्बिनेशन है एबोनाइट छड़ और रेशम, ठीक है। एबोनाइट स्टिक एंड सिल्क। इस कॉम्बिनेशन में देखो बेटा आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है बेटा E नेगेटिव और S पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है ना, ऐसे याद रख सकते हो। वापस से बात करते हैं बेटा कि ये कोई एक स्टिक है, ये कोई एक छड़ है, ये एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। इसको आप लोगों ने मान लिया एबोनाइट छड़, मान लिया बेटा। और इस एबोनाइट छड़ को आपने रेशम के रुमाल से क्या किया, रबिंग किया, रेशम के रुमाल से रबिंग किया। ये कोई रेशम का रुमाल है, ठीक है। ये है बेटा रेशम। आप इनको क्या कर रहे हो बेटा, फ्रिक्शन के द्वारा, यानी इन दोनों को आपस में रगड़ रहे हो तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। और फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने वाला है, भाई ध्यान से सुनते चलना। अब देखो बेटा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जब भी स्थानांतरण होता है तो या तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है या दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। आ रही है बात समझ में बेटा, आएगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो कि यहां से ये तो क्या बन जाएगा बेटा, इसका तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा,
इस पे तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जबकि जो बेटा रेशम का रुमाल है, इस रेशम के रुमाल पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना है। क्या हो जाना है बेटा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना है। ठीक है, तो ये तो कैसी बन गई बेटा? ऋणावेशित बन गई। कैसी बन गई बेटा? ऋणावेशित बन गई। जबकि जो ये रेशम का रुमाल है वो कैसा बन गया बेटा? ये रेशम का रुमाल धनावेशित बन गया। तो आप क्या बोलोगे कि अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो ऋणावेशित वस्तु का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। अगर कोई वस्तु धनावेशित हो रही है तो वो क्या कर रही है बेटा? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। तो बेटा इस पूरी कहानी में क्या समझ में आया कि जब एवोनाइट की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेश बनता है, जबकि रेशम के रुमाल पे या रेशम के कपड़े पे धनावेश बनता है। अर्थात एवोनाइट तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ओके, ये होता है बेटा। ठीक है, चलो नोट करो बेटा फटाफट से। हो गया बेटा नोट? ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड के लिए बात करते हैं कि संपर्क विधि द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, यानी चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड। ठीक है, देखो बेटा इधर देखिए बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे है कि संपर्क विधि द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन, ये सेकंड मेथड है। मेथड के लिए बात कर रहे बेटा, एग्जांपल के लिए बात नहीं कर रहे, ध्यान से देखो। संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट मेथड से आप किस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। देखो बेटा, पहली चीज सुनना, कांटेक्ट मेथड में दोनों धात्विक होना जरूरी है। क्या? दोनों वस्तुओं को धात्विक होना जरूरी है, कंपलसरी। दिमाग में बिठा लो इस चीज को कि जब भी कांटेक्ट मेथड आएगा तो सर ने बोला था दोनों वस्तुएं धात्विक होनी चाहिए, पक्का। और दोनों का आकार भी इस पे मायने रखता है, क्योंकि आकार के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी आवेश का वितरण उनके आकार पे निर्भर होता है। ठीक है, तो सुनो बेटा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से कि इस विधि में दोनों वस्तुएं धात्विक होना आवश्यक है, एवं आवेश का वितरण उनके आकार पर निर्भर करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, उनके आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो कि आपने सपोज किया कि आकार पे किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। क्या भाई हम उनको कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है, तो दोनों का चार्ज कंबाइन होगा और उसके बाद में दोनों वस्तुओं पे सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी वितरित होगा, वो उनके आकार के अकॉर्डिंग होगा। चलो अपन एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं बेटा। ठीक है, आप लोगों को मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। ये अपने पास में कोई दो वस्तु है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। इस बी के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है और इसके पास में चार्ज 0 है, यानी ये उदासीन है जबकि ये आवेशित है। अब बेटा काम की बात सुनना कि अगर इस वस्तु की रेडियस भी r है या इस और इसकी रेडियस भी r है, ठीक है, आपने क्या किया बेटा, इनको कांटेक्ट में लाए, इन दोनों गोलों को आप कांटेक्ट में लाए, इन दोनों गोलों को आप कांटेक्ट में लिए, ठीक है। इसका भी रेडियस r था और इस वाले का रेडियस भी बेटा r था। ये a है और ये b है। जब भी बेटा कांटेक्ट में लाओगे तो क्या करेगा, आवेशों का योजक दंड काम करेगा।
क्या करेगा बेटा, योज्यता सिद्धांत काम करेगा। और योज्यता सिद्धांत के अनुसार इसमें बेटा टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। अब इस क्यू चार्ज का वितरण होगा किसके अकॉर्डिंग, इनके रेडियस के अनुपात में। तो देखो बेटा मैं अनुपात वाला कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इस अनुपात वाले कंसेप्ट से न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस भी आर है। तो बताओ ए और बी के लिए जो आवेश का वितरण होगा वो कितने में होगा, 1:1 में आवेश का वितरण होगा। अब बेटा 1:1 का मतलब क्या होता है, 50-50, क्या बेटा 50-50। और अनुपात का वितरण निकालना जानते हो, एक चीज समझो कि ये क्यों आवेश है, क्यों आवेश को मुझे 1:1 में बांटना है, तो अनुपात में कैसे बांटते हैं, जिसके लिए अनुपात लिखना है उसको ऊपर बटे अनुपातों का योग इनटू टोटल अमाउंट, इनटू टोटल अमाउंट। तो बेटा ए के ऊपर कितना चार्ज आने वाला है, चार्ज ऑन ए कितना आएगा, उसका अनुपात बटे अनुपातों का योग इनटू टोटल चार्ज क्यू। तो बताओ ए के ऊपर कितना चार्ज हुआ, q/2 हुआ क्या। उसी प्रकार बेटा क्या कर रहे हो कि बी पे आपको चार्ज निकालना है, तो बी का अनुपात बटे अनुपातों का योग इनटू टोटल चार्ज, बताओ कितना हो गया, ये भी q/2 हो गया है क्या। इस प्रकार से देखो बेटा, अगर आप इन दोनों वस्तुओं को क्या कर रहे हो, यहाँ से फिर अलग कर रहे हो, यहाँ से अलग कर रहे हो, यहाँ से अलग कर रहे हो, मतलब कि ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। अगर उन्हें कांटेक्ट के बाद में सेपरेट कर दोगे, यानी कांटेक्ट करने के बाद में अलग कर दोगे, तो दोनों पे क्या हो जाएगा, चार्ज का वितरण 50-50% में हो जाएगा। तो इसके ऊपर ए के ऊपर चार्ज कितना बनना चाहिए बेटा, ए के ऊपर चार्ज बनना चाहिए q/2 और बी के ऊपर भी चार्ज कितना बनना चाहिए, q/2। तो क्या समझे कि इस मेथड में कम से कम दोनों वस्तुओं को क्या होना जरूरी है, धातु होना जरूरी है, और आवेश का वितरण उनके आकार पे डिपेंड होता है। फर्स्ट एग्जांपल क्या था, अपने पास में दो गोले हैं, दोनों धातु गोले हैं, एक उदासीन है जबकि एक के ऊपर कितना है, q चार्ज है, और दोनों का आकार समान है। उन्हें आपने क्या किया, संपर्क क्या करवाया, संपर्क करवाया। तो संपर्क के कारण इनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, q। अब इस q चार्ज का वितरण करना है, तो q चार्ज का वितरण उनके आकार पे डिपेंड करता है, a/b। तो कितना है बेटा आकार, r/r, कितना बचा, 1:1। तो यानी a और b में आवेश का वितरण 1:1 में होगा। 1:1 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, 50-50। तो 50-50 का मतलब कितना हुआ, q/2। तो यानी a के ऊपर भी आवेश कितना आएगा, बोलो, q/2, और b के ऊपर भी कितना आएगा, q/2। नोट कीजिए बेटा। हो गया, चलो बेटा फटाफट से नोट करो। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में, कि अब बात कर रहे हैं कि सर दोनों का आकार समान होता और दोनों पे, एक पे q1 चार्ज होता और दूसरे पे q2 चार्ज होता, तो क्या करते, ठीक है। या सर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, तो वितरण क्या होता। चलो बात कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना, इनके एग्जांपल्स के लिए बात कर रहे हैं, इनके एग्जांपल्स के लिए बात कर रहे हैं। ये आपके पास में स्क्वायर है और ये एक गोला है, ये दो गोले हैं, ठीक है। ये गोला ए है और ये गोला बी है। गोले ए का आकार भी आर है और गोले बी का आकार भी आर है, यानी दोनों गोले कैसे हैं बेटा, समान आकार के हैं। इसके ऊपर चार्ज q1 है और इसके ऊपर चार्ज q2 है। अब आपने क्या किया, वापिस से सुनो, प्रश्न क्या है, दो गोले हैं ए और बी, दोनों धात्विक हैं, दोनों का आकार समान है। गोले ए के ऊपर चार्ज कितना है, q1 है, और गोले बी के ऊपर चार्ज कितना है, q2 है। अब आपने क्या किया, दोनों को कांटेक्ट में लाए, दोनों को संपर्कित किया। आपने यहां से इन दोनों गोलों को बेटा संपर्कित किया, ये गोला ए है और ये गोला बी है, दोनों को आप क्या कर रहे हो बेटा, संपर्कित कर रहे हो, यानी गोले ए और गोले बी को आपने संपर्कित किया। ये यहां से आप इनको संपर्कित कर रहे हो, तो संपर्कित कर रहे हो, तो बताओ बेटा, ये ए गोला ये बी गोला, बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, q1 प्लस q2। अब मैंने बताया कि इनका अगर आकार समान हो, आकार अगर समान हो दोनों गोलों का, तो आवेश का वितरण 50-50 में होता है, यानी 1/2 में होता है। तो 1/2 में अगर आप इनको अलग करना चाह रहे हो, यहाँ से इन दोनों को अलग करना चाह रहे हो, ये गोले को और ये गोले को अलग करना चाह रहे हो, ये रेडियस r है और ये वाला रेडियस भी r है, ये गोला a है और ये गोला b है। तो बताओ इस गोले के ऊपर चार्ज कितना बचेगा, q1 प्लस q2/2, और इस गोले b के ऊपर भी कितना बनना चाहिए, q1 प्लस q2/2। आई क्या बात समझ में बेटा, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को अपन मॉडिफाई कर रहे हैं, दो धात्विक गोले हैं,
दोनों का आकार समान है, एक गोले के ऊपर चार्ज है प्लस Q1, जबकि दूसरे गोले के ऊपर चार्ज है माइनस Q2। उन्हें संपर्कित किया और फिर वापस से हटा लिया, तो फाइनल सिचुएशन में गोले ए पर और गोले बी के ऊपर आवेश कितना होगा। चलो देखिए, ये गोला ए है और ये गोला बी है। गोले ए के लिए देखो बेटा, जो गोले ए का रेडियस है ना वो भी r है और गोले बी का रेडियस भी r है। गोले के ऊपर चार्ज है प्लस Q1 और गोले बी के ऊपर चार्ज है माइनस ऑफ Q2। अब बेटा आप लोगों ने क्या किया, इन दोनों धात्विक गोलों को संपर्कित कर दिया, यानी एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब आप करो बेटा, ये गोला ए है और ये गोला बी है, दोनों गोले हो गए। इन गोले के लिए आकार तो बेटा समान है, इन दोनों गोलों का आकार समान है। यहां से देखो बेटा, ये कितना हुआ, चार्ज टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2, क्योंकि योज्यता सिद्धांत, और योज्यता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होना चाहिए। ये गोला ए हुआ और ये गोला बी हुआ। यहां से देखो बेटा, इनके लिए एक गोला ये हो गया और एक ये हो गया, तो बताओ इसके लिए अगर रेडियस r है, इसके लिए भी बेटा रेडियस r है, ये गोला a है और ये गोला b है, तो बताओ गोले के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए बेटा, Q1 माइनस Q2 बाई 2। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो बेटा, जेई 2003 ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें क्या बोला कि एक गोले की रेडियस r है जबकि दूसरे गोले की रेडियस 2r है, एक उदासीन है जबकि एक के ऊपर चार्ज है कितना Q। तो अगर उनको संपर्कित किया जाए और उसके बाद में उन्हें हटा लिया जाए तो प्रत्येक गोले पे आवेश का मान बताइए। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये गोला ए, गोले ए का रेडियस कितना हुआ बेटा r, ये गोला बी, अरे गोले बी के लिए आगे बड़ा बनाना है ना भाई, रेडियस बड़ी करनी है, ये हो गया, ये रेडियस इसका 2r, ये गोला बी। अब बात हो रही है कि गोला ए तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, जबकि इसके ऊपर चार्ज कितना है Q। अब आप लोगों ने क्या किया कि इन दोनों गोलों को संपर्कित कर दिया। चलो बेटा इन दोनों गोलों को संपर्कित कर रहे हैं, आ रही है बात समझ में, बिल्कुल आएगी, घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है और इन्हें लेक्चर को बार बार रिकॉल करना है। बेटा जितना रिकॉल करोगे अच्छे से अच्छी बात समझ में आएगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी बुक को जितनी बार पढ़ा जाएगा हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा। इधर देखो कि इन दोनों गोलों को आपने क्या किया बेटा, जोड़ा, तो बताओ योज्यता सिद्धांत अनुसार टोटल चार्ज कितना हुआ क्यों। लेकिन अब हम यहाँ पे फंस गए कि आवेश का वितरण तो सर आपने बताया था आकार के अकॉर्डिंग होता है, भाई आकार के अकॉर्डिंग होता है, मैंने भी मान लिया। इसका आकार 1 अनुपात में जबकि इसका अनुपात 2 अनुपात में, तो देखो कि जब भी अनुपात का कांसेप्ट आएगा तो क्या करोगे, ये स्फीयर ए है और ये बी है, तो बताओ इसके लिए 1 अनुपात, अनुपातों का योग कितना हो गया, इसका 1 और इसका 2, 3 इंटू टोटल चार्ज क्यों, तो गोले ए पे तो कितना आ गया Q/3। अब गोले बी पे कितना आएगा कि गोले बी का अनुपात कितना है बेटा 2 अनुपात, अनुपातों का योग कितना हुआ बेटा 3 इंटू टोटल चार्ज कितना है क्यों। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, गोले ए के ऊपर तो चार्ज कितना आया Q/3, जबकि गोले बी के ऊपर चार्ज कितना आया 2Q/3। ओके ठीक है, नोट कीजिए बेटा बिल्कुल ध्यान से। हो गया बेटा नोट। चलो इसमें कोई बेटा समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन देखिए बेटा, थर्ड मेथड है बेटा किसके द्वारा, बोलो ना, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। देखो बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि आप किसी उदासीन वस्तु को
आवेशित वस्तु की सहायता से चार्ज करते हो, लेकिन उनके बीच में कभी भी टच नहीं होगा, कभी भी टच नहीं होगा। ठीक है, तो भाई इस विधि में आपको क्या करना होता है, इस विधि के अंदर आपको किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना होता है। ठीक है, अब आप जिस जिस इच्छा का चार्ज मतलब उसको ना देना चाहते हो, चाहे आप उस पर पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहो तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बनाना चाहो तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। देखो बेटा, इसके लिए क्या किया जाता है, पहले समझना है। आप लोगों के पास में सबसे पहले एक उदासीन वस्तु लेनी है, ये उदासीन कोई बोला है, और जो एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है बेटा, ये कुचालक स्टैंड है, इस कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। अब इसके पास में आप कोई एक वस्तु लेके आए जो आवेशित है, जो आवेशित है। क्या हुआ बेटा, जब किसी उदासीन वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है, क्या, जब किसी उदासीन वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है, तब उदासीन वस्तु पर या आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जबकि दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। क्या समझे, जब किसी उदासीन वस्तु पर या उदासीन वस्तु के पास आवेशित वस्तु लाई जाती है, तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जबकि दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हुआ बेटा आप लोगों का स्टेप फर्स्ट। अब बात करते हैं बेटा स्टेप सेकंड। इसमें क्या होगा, अब बेटा ध्यान से सुनना कि हमें तो वस्तु को क्या करना है, उदासीन से उसमें चार्ज बनाना है, लेकिन अभी तो देखो बेटा टोटल चार्ज तो कितना है, 0। तो मुझे क्या करना होगा बेटा, इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजिंग करना होगा, यानी अर्थिंग करना होगा। अब मैंने क्या किया कि इस सिस्टम को एक गोला है, ठीक है, इस गोले के पास में आप ये धनात्मक वस्तु लाए थे, बिल्कुल। अब भाई आप धनात्मक वस्तु लाए, तो यहां पे ये देखिए कि इधर तो चार्ज बन गया नेगेटिव, और इस वाली सतह को आपने क्या कर दिया, वो संपर्कित कर दिया, इस वाली सतह को आपने भूसंपर्कित कर दिया। तो भूसंपर्क के दौरान ये पॉजिटिव चार्ज तो कौन सा चला गया होगा, अर्थ में चला गया होगा। अब अर्थ में चला गया तो आपको तो इसको क्या बनाना है, नेगेटिव चार्ज। तो आप इस अर्थिंग को अचानक से हटा देना, अगर आप इस अर्थिंग को अचानक से हटाते हो तो बेटा ये स्टेप थर्ड इस प्रकार से बनेगा कि स्टेप थर्ड में आप जब इन दोनों को एक साथ हटाओगे तो इस वस्तु के ऊपर टोटली कैसा चार्ज बन जाएगा, इस वस्तु के ऊपर टोटली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बेटा, इस वस्तु के ऊपर टोटली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यानी सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो ये इसके ऊपर टोटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी क्या समझे बेटा कि आप धनावेशित वस्तु से ऋणावेशित वस्तु बना सकते हो, या फिर ऋणावेशित वस्तु से धनावेशित वस्तु भी बना सकते हो। तो आप क्या लिखोगे कि इस विधि में उदासीन वस्तु पर चार्ज उत्पन्न किया जा सकता है। यानी सिंपल सा क्या बोलना है कि जब कोई आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के पास लाई जाती है तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, जबकि दूर वाली सतह पर
समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग से क्या किया बेटा कि जब कोई आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के पास लाई जाती है तो पास वाली सतह पर, यानी उदासीन वस्तु पर, और ये उदासीन वस्तु की सतह किसके पास, आवेशित वस्तु के पास, तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये इस विधि में होता है। अब बेटा बात ये आती है कि ये चार्ज कितना बना। भाई स्टार्टिंग का चार्ज आप लोगों ने क्यों मान लिया, और लास्ट में बनने वाला चार्ज कितना हो गया, क्यू डैश। क्यू डैश को क्या बोला जाता है बेटा, कैसा आवेश, बोलो, प्रेरित आवेश, यानी इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज कि लास्ट में जो चार्ज बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, ठीक है, वो चार्ज है बेटा इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इंड्यूस्ड चार्ज कितना बनता है, कि इस प्रोसेस में बनने वाला इंड्यूस्ड चार्ज बनता है बेटा q डैश इक्वल टू q 1 माइनस 1 अपॉन k। बिल्कुल ध्यान रखना, कितना चार्ज बनता है बेटा कि q डैश इक्वल टू q 1 माइनस 1 अपॉन k, जहां जहां ये ना k वो क्या है, इन दोनों के बीच में जो माध्यम है ना इस वस्तु के पास में और इस गोले के बीच में जितना माध्यम है ना उस माध्यम का परावर्तनांक है। k क्या है, माध्यम का परावर्तनांक, माध्यम का परावर्तनांक k को बोला जाता है बेटा माध्यम का परावर्तनांक बोला जाता है, यानी कि इसके माध्यम का परावर्तनांक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, चलो नोट कीजिए और बेटा फटाफट से नोट करो। हो गया, चलो अब बेटा बात करते हैं जो इंड्यूस्ड चार्ज बना, और इंड्यूस्ड चार्ज कितना बना बेटा q डैश इक्वल टू q 1 माइनस 1 अपॉन k। k क्या था बेटा, माध्यम का परावर्तनांक। अब किस किस माध्यम के लिए कौन कौन से परावर्तनांक होते हैं, ठीक है, एक तरफ अपन बात कर लेते हैं माध्यम और एक तरफ बात कर लेते हैं उस माध्यम का परावर्तनांक कि उस माध्यम का परावर्तनांक है। पहली बात कर रहे हैं बेटा हवा, एयर, सेकंड बात कर रहे हैं बेटा निर्वात, वैक्यूम, थर्ड बात कर रहे हैं बेटा जल, वाटर, और फोर्थ बात कर रहे हैं बेटा धातु, मेटल। ठीक है, मेटल में जो भी है तांबा, कॉपर वगैरह सब आ जाएंगे। इनके लिए बात की जाए, हवा के लिए 1 होता है, वैक्यूम के लिए भी 1 होता है, इसके लिए 80 होता है, ठीक है, और धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा कि अगर माध्यम क्या है बेटा, हवा है, तो 1/1 1, क्यों 0, तो क्यू डैश कितना बनेगा 0, यानी हवा में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। क्या, हवा में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। जैसे आप देखोगे स्विच है लाइट का स्विच है कोई, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो देखो स्विच से क्या मेरे अंदर चार्ज का फ्लो हो रहा है, नहीं। अगर स्विच से चार्ज का फ्लो मेरे अंदर होता तो मेरे अंदर चार्ज बन जाता, लेकिन अगर मैं इस को एक तार के द्वारा जोड़ दूं, उस स्विच में तार डाल के मैं उस तार को मैं पकड़ लूं, तो क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया ना मेटल के द्वारा। मेटल में केस कितना है, मेटल में के कितना होगा, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो कितना हो जाएगा q डैश इक्वल टू q, यानी जितना चार्ज उस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो पूरा चार्ज मेरे अंदर आ जाएगा, यानी q डैश और q का मान समान हो जाएगा। नोट कीजिए बेटा, ये आपके तीनों मेथड कंप्लीट होते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग के।